नमस्कार दोस्तों। तो कहानियों के इस क्रम में आज हम सुनेंगे एक और कहानी, उज्जवल भविष्य, जिसे लिखा है महेंद्र चंद्र विनोद शर्मा जी ने। धनई और कन्हई लंगोटिया यार थे और पड़ोसी भी। ऐसा लगता था कि उनके दो शरीर थे, परंतु आत्मा एक ही थी। वे प्रण बांध कर हर दिन कम से कम 4 घंटे एक साथ बिताते थे। आज धनई के घर, कल कन्हई के। कभी कभी दोनों एक ही थाली से भोजन भी करते थे। एकता दर्शाने के लिए वे अक्सर एक ही रंग और एक ही ढंग के कपड़े भी धारण करते थे। एक साथ सूखी तंबाकू, चना और सुपारी मिलाकर खाते और एक ही साथ यंगोना पीते। जब जोश में आते तब शराब की बोतल भी खाली कर देते थे। उन्हें विवाद करते कभी किसी ने नहीं सुना। झगड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अक्टूबर 1963 में धनई और उसकी पत्नी मनोरमा और 3 पुत्रों सतीश, अतीश और जगदीश को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया था। धीरे धीरे जाने की तैयारियां होने लगी। दोनों पड़ोसियों को बिछड़ने का दुख होने लगा। जुदा होने की बात सरल नहीं थी। दोनों देर तक बातें करते रहते थे। कन्हई ने क्लेश भरे शब्दों में पूछा, तो आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? मैं अकेला कैसे अपना समय काटूंगा यार? जिंदगी अधूरी रहेगी। किसके साथ सरोते से सुपारी काटूंगा? धनई, कन्हई भैया तुम घबराते क्यों हो? मैं यमराज के घर थोड़े जा रहा हूँ। मैं भी तो तुम्हारे बिना समय नहीं गुजार पाऊंगा। क्या करूं? इन पुत्रों के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ही तो जा रहा हूँ। तब अमेरिका आना भाई, यही बहाने एक नया देश घूम लेना। मैं भी फिजी आऊंगा, दिल छोटा मत करो। दिसंबर में धनई पूरे परिवार के साथ अमेरिका चला गया। वह हमेशा कन्हई के पास पत्र भेजा करता था। कन्हई बराबर जवाब देता रहता था। उधर से मैकाडेमिया नट आता रहता था और इधर से प्रति महीने 5 किलो यांगोना भेजा जाता था। दोनों ओर से दर्शन देने के निमंत्रण आते जाते रहते थे। 15 वर्ष बाद 1978 में कन्हई के पुत्रों ने उन्हें तथा अपनी माँ, जिसका नाम कल्याणी है, को अमेरिका भेजा। कन्हई और कल्याणी बहुत बड़ी आशाएं लेकर तमाम सौगात लिए कॉन्टस वायुयान द्वारा लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर उतरे। इमिग्रेशन और कस्टम के निरीक्षण के बाद जब वे बाहर पहुंचे तो धनई को अकेले ही फूलों के हार लिए उत्सुकता से खड़े हुए देखा। मनोरमा वहां नहीं थी। सतीश, अतीश और जगदीश भी नहीं। अब तो तीनों बहुत बड़े हो चुके होंगे। कन्हई ने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई पड़ा। बड़ी निराशा हुई। अखियां प्यासी ही रह गई। उन्होंने कल्याणी के कान में फुसफुसाया, कुछ गड़बड़ है। धनई भाई अकेले ही आए हैं हमें लेने। ट्रॉलियां ठेलते हुए वे बाहर निकले। धनई ने दोनों को ऑर्किड के हार पहनाए, जी भर के गले मिले। 6 आंखें बाढ़ से ग्रस्त हो गई। कल्याणी से रहा न गया। वह पूछ ही बैठी, मनोरमा बहनी क्यों नहीं आई भैया? बात काटते हुए धनई ने कहा, कल्याणी बहन, हम पहले क्यों नहीं सामान वेन में लाद दे, तब मैं आपको संपूर्ण कहानी बताऊं। सामान लद गए। तीनों अंदर बैठे और मैक्सिकन वेन ड्राइवर आगे बढ़ा। हमें घर पहुंचते लगभग आधा घंटा लगेगा, धनई ने बताया। तब तक मैं आप लोगों को पारिवारिक पवाड़े सुनाता चलूँगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों से एक दुखद समाचार छिपा रखा था। अब मनोरमा इस दुनिया में नहीं है। धनई फूट फूट कर रोने लगा। कन्हई और कल्याणी ने उसे सांत्वना दी। धनई साहस इकट्ठा करके फिर उन्हें बताने लगा, भैया, मनोरमा 6 महीने पहले चली गई। सब खेल बुरी तरह बिगड़ चुका है। सतीश, अतीश एक धनी परिवार की लड़कियों के साथ शादी करके घर से निकल गए। जगदीश साथ में है, परंतु उसकी पत्नी पवन ने उसका कान भरकर मुझे मेरे ही घर से निकलवा कर गैराज में रहने का प्रबंध करवाया है। इतना बताकर वह फिर विलाप करने लगा। वह घर पहुंच गए। ड्राइवर ने सामान उतरवा कर गैराज में रखवा दिया। फिर वह अपना किराया लेकर चला गया। मनोरमा की अनुपस्थिति के कारण धनई का शरीर आधा गल चुका था। दैनिक कलह से वह बहुत तंग हो चुका था। जो लाडले पुत्र फीजी में एक आज्ञा पर विक्टोरिया पर्वत खोद कर बहा सकते थे, वे अमेरिका में उसी का गला दबाने लगे।
एक दो बार तो धनई को एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जा चुका था। वह चुप्पी साध कर सब कुछ सह लेता था। किससे शिकायत करता वो? सामान गैराज में रख दिया गया। तब छोटा पुत्र जगदीश अपनी पत्नी पवन के साथ बाहर निकला। धनई ने परिचय कराया, पर उस वक्त जगदीश जमीन की ओर और पवन आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें उनसे मिलने में न प्रसन्नता हुई, न ही उन्होंने उसकी ज़रूरत समझी। धनई ने बेटे से कहा, जगदीश, बहू से कहो कुछ चाय पानी तैयार कर दे। याद है तुम्हें, जब तुम 3 साल के थे तब इन्हीं की गोद में पड़े रहते थे, इन्हीं के घर भोजन करते थे। ये हमारे पड़ोसी थे फिजी में। रहे होंगे तो मैं क्या करूं, चाय बनाना तो इम्पॉसिबल है। पवन का शो शुरू होने वाला है, उसे देर हो रही है। What did the old man say? पवन ने पूछा। He wants you to make tea for the visitors, जगदीश ने बताया। ओल्ड मैन? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? मैं तुमसे ऑर्डर क्यों लूँ? तुम तो दिन भर घर में बैठा रहता है, तुम क्यों नहीं चाय बनाता? आज तुमने झाड़ू भी नहीं लगाया मेरे घर में, सब बर्तन मैले सिंक में पड़े हुए हैं। अगर फिर ऐसी बदमाशी की तो तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी, समझा? पवन झाड़ लगाती हुई चली गई। पीछे पीछे पालतू कुत्ते की तरह जगदीश भी भागा। भैया धनई, यहाँ क्या सुन रहा हूँ मैं? यह निगोड़ी कहाँ से आ गई? मैं समझ गया पूरी बात। अच्छा यह बताइए कि यह घर किसका है? कनई ने पूछा। घर मेरा है, मालकिन बनी है यह कमीनी। क्या करूँ, अपना बेटा भी तो जोरू का गुलाम बन गया है। सतीश और अतीश के निकलते समय मैंने 20-20 हजार डॉलर दे दिया था। वे दोनों मेरे लिए समझो मर चुके हैं। अब जगदीश और उसकी हवा से बात करने वाली मैम मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अपनी चीज़ें रखने के लिए मुझे कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से गैराज में ट्रांसफ़र कर दिया है। गैराज से कहाँ जाना है भगवान ही जाने, धनई ने बताया। कनई, मैं समझ गया भैया कि गैराज से आपको कहाँ जाना है। मैं उस दिन को नहीं आने दूंगा। अपनी सभी ज़रूरी चीज़ें बांधिए, हम मियाँ बीवी के लौटने से पहले यहाँ से विदाई ले लें। बुलाइए 2 टैक्सियाँ। सामान लाद कर हम कहीं अपार्टमेंट ले लें किराए पर। भैया, इस कुलक्षणी की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। एक मुक्के से इसका मुंह मैं उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर घुमा दूंगा। हाँ, एक बात और, घर संबंधी सभी कागजात साथ में ले चलना। कल्याणी, भाई साहब, आपकी आज्ञा हो तो मैं ही इस दुराचरणी की स्वतंत्री लांछित कर दूं। मुझसे भी और सहन नहीं किया जा सकेगा। कन्हई और कल्याणी धनई के सामान को बैग में भरकर अपने सामान के साथ निकले फ्लैट ढूंढने के लिए। ड्राइवर को मालूम था, उसने उन्हें एक सुंदर अपार्टमेंट में रहने का बंदोबस्त करा दिया। नए फ्लैट में दिन ही दिन बात की बात में सब सुविधाएं, भोजन सामग्री आदि संपूरित कर दी गई। धनई पुराने दिलदार दोस्त के साथ स्थायी रूप से निवास करने लगा। वर्षों बाद उसने सुख की नींद का आभास किया। उसे मालूम हुआ जिसे भगवान ने उसका रक्षक भेज दिया हो। स्थानीय हितैषियों ने एक योग्य वकील को बुलाकर मकान बेचने के संबंध में विचार विमर्श करके उसे $220,000 में बेच दिया। नए मकान मालिक ने जगदीश और पवन को तुरंत घर खाली करने की नोटिस दी। दोनों धनई के पास पहुंचे। जगदीश पिता के पैर स्पर्श करने के लिए झपटा। पवन ने भी नमस्ते पिताजी कहा, परंतु धनई 2 कदम पीछे हटकर बोला, पैर मत छूना, तुम दोनों इसके काबिल नहीं रह गए, अब बहुत देर हो चुकी है। कल्याणी भी अपनी छाती का बोझ हटाने के लिए उत्सुक थी। उसने कहा, कल मुही, अभी तक ओल्ड मैन कहती थी, अब गरज पड़ा तो पिताजी कहती है। तूने भाई साहब को नौकर बना रखा था, झाड़ू लगवाती थी, बर्तन मंजवाती थी, उन्हें उनके ही घर से निकाल कर गैराज में निवास दिया था, जैसे वे किसी तरह के काट कबाड़ हो। तेरे मुंह से पिताजी शब्द ठीक ही नहीं लगता। जब तेरे रहने का मकान नहीं है तब तो उनकी खुशामद करने आई है। कन्हई और कल्याणी के साथ रहने से धनई को काफ़ी साहस प्राप्त हो चुका था। उन्होंने बेटे और बहू से साफ शब्दों में कहा, तुम लोगों ने मुझे पशु समझ रखा था, विशेषकर बहू ने। मेरे ही घर में तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे थे। अगर घर तुम्हारा होता तो शायद मुझे कूड़ा करकट में ज़िंदगी बितानी पड़ती। फिर भी तुम्हें 20,000 दे रहा हूँ, जैसा कि तुम्हारे भाइयों को दिया था। तुमने मेरे अतिथियों का अनादर किया। जो लोग तुम्हें अपनी गोद से नीचे नहीं उतरने देते थे, उन्हें तुमने जानना नहीं चाहा।
एक गिलास पानी न दे सके उन्हें। मैंने तुम्हारे साथ अपने दिन कैसे काटे यह मैं ही जानता हूँ। तुमने अपनी बेहया पत्नी के सिखाने पर अपनी स्वर्ण जैसी माता को नौकरानी बना रखा था। उसी सदमे के कारण वह हमसे जुदा हो गई थी, वरना वह अब भी जीवित रहती। तुम दोनों उसके हत्यारे हो। लो ये 20,000। बेहया बहू कुलक्षणी, तुमने ही मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटे को शैतान बना दिया। दूर हट, ओझल हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। धनई ने यह कहते हुए $20,000 की कुछ गड्डियां उनके मुंह पर दे मारी। गड्डियों से नोट खुलकर जमीन पर इधर उधर जा गिरे। बेशर्म बहू ने लालचवश विनती की, मेरे प्यारे पिताजी बात मानिए आप। मैंने आपके पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाया है। आप चलिए ना हमारे साथ। हम दूसरा मकान खरीद कर एक साथ ही रहेंगे। मैं आपकी सेवा करूंगी, पैर दबाऊंगी, आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं आपकी बहू हूँ, आपकी पुत्री जैसी। पिताजी, आशीर्वाद तो मैं तुझे अवश्य ही दूंगा। जा, उखड़ पड़। मेरे पुत्र को बहका कर तूने मेरे साथ जो सलूक किया है, भगवान ऐसा ही तेरे और तेरे पुत्र के मध्य करे। तू दरअसल मुझे नहीं चाहती है, तू चाहती है मेरा $200,000। अगर तुम दोनों मेरे साथ उचित व्यवहार करते तो घर तुम्हारा ही होता, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। भाग यहाँ से प्रेतनी, धनई ने धमकी दी। जाते जाते पवन जमीन पर बिखरे हुए नोट उठाने लगी, लेकिन कल्याणी ने उसे रोक दिया। कन्हई ने धनई को कड़ाई से पेश आने के लिए बधाई दी। उसने धनई से कहा, अभी उस 20,000 को अपने पास ही रखिए, खूब हैरान करके देना अगर देना ही है तो। आपकी फिजी वाली ज़मीन अभी बिकाऊ है, लौट कर उसे पुनः खरीद लेना। हम तुम्हें इस दोजख में नहीं रहने देंगे। जिस दिन धनई लौट रहा था उस दिन उसके तीनों पुत्र और बहुएं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसका अभिनंदन करने के लिए उपस्थित थे। उन्होंने पिता को बताया कि वे फिजी घूमने आया करेंगे, परंतु धनई ने उन्हें सावधान करते हुए बताया, मुझे देखने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ मुझे देखना नहीं चाहते थे तो फिजी क्या आ पाओगे। जो पैसे मेरे पास हैं उन्हें मैं मरने के बाद किसी परोपकारी संस्था को दान कर दूंगा। पैसे तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। अगर तुम फिजी कभी आना भी तो मेरी नज़रों के सामने मत पड़ना। हवाई अड्डे से लौटने के बाद पवन ने जगदीश से कहा, ओके गुड बाय जैक, मैं जा रही हूँ। जगदीश ने पूछा, ये क्या बदतमीजी है, कहाँ जा रही हो। पवन, बदतमीजी नहीं है, तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है जिसके सहारे मैं तुम्हारे साथ रहूं। धन भी क्या चुंबकीय वस्तु है। धनई ने फिजी में कन्हई के बगल ही अपना मकान बना लिया। लंगोटिया यार फिर एक हो गए। कन्हई और कल्याणी ने अपने ही परिवार की एक बेवा के साथ धनई का पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया। दोनों बड़े आराम से जीवन बसर कर रहे हैं। लगता है कि मनोरमा ही वापस आ गई है। अमेरिका से तीनों पुत्रों का पत्र आया है, साथ में कुछ पैसे भी, परंतु धनई ने उस लिफाफे पर मर गया तुम्हारा बाप लिखकर उसे दूसरे बड़े लिफाफे में भरकर वापस कर दिया। फिर और चिट्ठियां नहीं आई। एक दिन कन्हई, धनई, कल्याणी और नई पत्नी सुलोचना बैठकर यंगोना पी रहे थे। कन्हई ने मजाक में कहा, भैया आपने तो ज़रूर अपने पुत्रों का बड़ा ही उज्जवल भविष्य बना दिया था अमेरिका में। एक प्याली और पीकर धनई ने कहा, कन्हई तुमने वाकई बना दिया मेरा भविष्य, परंतु अमेरिका में नहीं, फिजी में ही, जिसे त्याग कर मैं नरक में गिर गया था। इतना कहकर धनई ने 2 उंगलियां मुंह पर रखकर पचाक से बाहर की ओर थूका। एक छोटा पोता जो वहां खेल रहा था थूक के गोले से बाल बाल बच गया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।